हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं वारिस सर एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दिवारिस एकेडमी में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, बाल विकास में आज हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तित्व को। व्यक्तित्व क्या होता है, इसके वर्गीकरण कितने हैं, व्यक्तित्व से परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और व्यक्तित्व की परिभाषा, इन सभी को आज हम जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा ये सेशन होगा ये 11 नंबर का होगा, बाल विकास। दोस्तों, इसमें हमें पढ़ना है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व को इंग्लिश में कहते हैं पर्सनालिटी। व्यक्तित्व का जो इंग्लिश रूपांतरण होता है या जो इंग्लिश मीनिंग होता है इसका, वो पर्सनालिटी होता है। पर्सनालिटी मीन्स होता है व्यक्तित्व। अब ये पर्सनालिटी जो शब्द है ये लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना हुआ है। आप यहां देखेंगे पर्सनालिटी लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना हुआ है। तो एक प्रश्न यही आपका तैयार हो जाता है, पूछता है कि पर्सनालिटी किस भाषा से और किस शब्द से बना हुआ है, या पर्सनालिटी लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ है। तो आप जो है जानिए, पर्सनालिटी ये लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना हुआ है, इसी को हम पर्सनालिटी कहते हैं। अब पर्सोना का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है नकाब, मास्क या बाहरी आवरण। जो पर्सनालिटी है ये लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना हुआ है। पर्सोना जो लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है, इसका मीनिंग होता है लैटिन भाषा में मास्क, मुखौटा या बाहरी आवरण। अब मास्क या मुखौटा को अगर मैं और एक्सप्लेन करूं तो आप जानते हैं जो पहले नाटक होते थे, तो नाटक में विभिन्न प्रकार के पात्र, उसमें कलाकार होते थे जो उस नाटक में जो पात्र होते थे उनकी जो है भूमिका में नजर आते हैं। तो जो कलाकार होते हैं वो पात्र की जो भूमिका होती है अर्थात पात्र की जो विशेषता होती है, कलाकार ठीक वैसे ही अपने आप को वो नाटक मंच पे प्रदर्शित करने का काम करते हैं। तो जैसे यदि आप मूवी को देखते होंगे तो मूवी में एक ही कलाकार अलग अलग मूवी में अलग अलग किरदार की भूमिका में नजर आते हैं। तो जो ये कलाकार होते हैं, ये जो मूवी में जिस पात्र का ये किरदार की भूमिका ये निभाते हैं, उस किरदार के सभी गुण विशेषताओं को कलाकार अपने अंदर दिखाने का प्रयास करते हैं और दिखाते हैं। तो वही जो गुण हैं, जो विशेषता है, उसी को हम कहते हैं व्यक्तित्व। जिस किरदार का गुण या विशेषता की बात की जाती है, दिखाई जाती है, वही जो गुण और विशेषता है वो उस किरदार के लिए कहलाएगा व्यक्तित्व या पर्सनालिटी। इसी को लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है नकाब, मास्क या बाहरी आवरण। आइए अब हम किसी कुछ परिभाषा को देखते हैं। कैटल एक इंपॉर्टेंट परिभाषा जो प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछी गई है। कैटल के अनुसार ये परिभाषा है, व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई किस परिस्थिति में कैसा कार्य करेगा या क्या करेगा। तो इस परिभाषा को आप फिर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और परिभाषा से ही आप इसके अर्थ को, इसके भाव को, इसके अभिप्राय को आप समझ लेंगे, और यही आप समझ लिए तो यही आप व्यक्तित्व के बारे में समझ लेंगे। तो व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई किस परिस्थिति में कैसा कार्य करेगा और क्या करेगा। जैसे कोई बालक या कोई व्यक्ति होते हैं, तो बालक को, अगर कोई बालक है तो उस बालक के या उस किसी व्यक्ति के जो गुण हैं, जो उसकी विशेषता है, जैसे कि अगर हम विशेषता में बात करें तो बालक की सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, फैसला करने की क्षमता, किसी विषय को जानने की क्षमता, किसी को समझ के, जान के उस पर विश्लेषण कर अपना नजरिया रखने की क्षमता। तो ये सभी जो गुण होते हैं, ये किसी व्यक्ति के अंदर जब इन सभी गुणों का समावेश हो जाता है तो यही मिल करके व्यक्तित्व की रचना करते हैं उस व्यक्ति या उस बालक के अंदर।
तो इसी को कहते हैं कि जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई परिस्थिति में कैसा कार्य करेगा या क्या करेगा। तो इन गुणों के आधार पे हम ये बता सकते हैं कि किसी बालक का या किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है या भविष्य में वो किसी परिस्थिति में किस प्रकार के कार्य को करेगा। आइए अब आगे देखते हैं कि हम व्यक्तित्व का वर्गीकरण क्या है, व्यक्तित्व के प्रकार कितने हैं। तो युंग जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रकार है, जो सर्वमान्य है, जो सबसे ज़्यादा प्रमाणित मानी गई है, जो परीक्षा में पूछता है जहाँ से प्रश्न, उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। युंग के अनुसार, युंग एक मनोवैज्ञानिक हैं, बाल मनोवैज्ञानिक हैं। तो इनके अनुसार मनोवैज्ञानिक आधार पर इन्होंने 3 प्रकार के बताए हैं। व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है युंग ने मनोवैज्ञानिक आधार पे इसके 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें पहला है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, दूसरा बहिर्मुखी व्यक्तित्व और तीसरा उभयमुखी व्यक्तित्व। अब हम अंतर्मुखी व्यक्तित्व को समझते हैं। तो लेखक बनने की योग्यता रखता हो, एकांत प्रिय हो या विचारशील हो। मीन्स कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व को पहले आप समझिए कि क्या होता है। तो जब कोई बालक या कोई व्यक्ति कि अपनी बातों को वह पूरी तरीके से अभिव्यक्त न कर पाए या न कर सके, वो अपने अधिकांश बातों को अपने अंदर ही रखे रहे और गंभीर मुद्रा में बने रहे, तो उसको हम कहते हैं कि ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति या बालक है। जब कोई और ऐसे जो बालक होते हैं या व्यक्ति होते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले, इसमें अधिकांश लोग लेखक बनने की योग्यता रखते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, मीन्स कि वो अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, विचारशील होते हैं, वो अकेले में कुछ चिंतन करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। जो अकेले में रहेगा वही सोचेगा और वही सोचेगा जो गंभीर अवस्था में होगा, जो ज़्यादा बोलता ना हो बल्कि सोचता ज़्यादा हो, और ऐसे लोग ही जो है अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले कहलाते हैं। इसमें लेखक बनने की योग्यता इसलिए कहा गया है यहाँ पे क्योंकि जो लेखक होते हैं इनका गुण होता है कि ये हमेशा अकेले रहते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं, विचारशील होते हैं, सोचना ज़्यादा सोचते हैं ये, और अपनी बातों को लिखित माध्यम से वो अभिव्यक्त करते हैं। तो यही जो योग्यता रखता हो ऐसे ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व के बालक कहलाते हैं। आगे बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में हम जानेंगे। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व को आप नाम समझ रहे हैं, बहिर्मुखता बाहर, अर्थात ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति या बालक जो अपनी अंदर की अभिव्यक्ति को, अपनी अंदर की जिज्ञासा को वो हमेशा दूसरों के सामने स्पष्ट कर देता हो, स्पष्ट रूप से बता देता हो, वो लोगों को जो अपनी सभी बातों को लोगों के बीच बिना किसी हिचक के वो रखता हो और बोल देता हो, विवाद जो बोलता हो हमेशा हर जगह। तो ऐसे लोगों का जो व्यक्तित्व होता है ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बालक या व्यक्ति कहलाते हैं। ऐसे में या तो शिक्षक या नेता बनने की योग्यता होगी। तो जैसे कि एक शिक्षक और नेता दोनों बहिर्मुखी व्यक्तित्व के गुण रखने वाले व्यक्ति होते हैं। अब देखते हैं, एक शिक्षक है वो क्लास में बच्चों को जो पढ़ाता है तो विषय को विभिन्न विधियों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार से, विभिन्न उदाहरण से वो अपनी बातों को छात्रों तक पहुंचाता है। और एक नेता वो भी पब्लिक के, जनता के बीच अपनी बातों को कई प्रकार से पहुंचाने का प्रयास करते हैं, कई प्रकार से पहुंचाते हैं। तो इसीलिए हम ये शिक्षक और नेता बनने की जिनके अंदर योग्यता होती है ऐसे बालक या व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्तित्व के कहलाते हैं। आगे उभयमुखी व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। तो उभयमुखी व्यक्तित्व किसे कहते हैं? तो ऐसे बालक या व्यक्ति जिनके अंदर अंतर्मुखी व्यक्तित्व के गुण और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के गुण, ये दोनों गुण पाए जाते हैं।
ऐसे जो है उभयमुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति या बालक कहलाते हैं। उभयमुखी व्यक्तित्व के जो बालक या व्यक्ति होते हैं वो समय और परिस्थिति के अनुसार अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं, अपने कार्यों को करते हैं। ऐसे बालकों को या व्यक्तियों को हम उभयमुखी व्यक्तित्व कहते हैं, जिनके अंदर दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। आगे हम जानेंगे व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला है वंशानुक्रम। दोस्तों वंशानुक्रम क्या होता है, तो हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि अपने पूर्वजों से, माता पिता और अपने पूर्वजों से मिलने वाले गुण, प्राप्त होने वाले गुण जो संतान में दिखाई देते हैं, ऐसे गुण को हम वंशानुक्रम का प्रभाव कहते हैं। इसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं। तो ऐसी विशेषताएं बालक के अंदर जो उसके पूर्वजों से या उसके माता पिता की विशेषता से मिलती जुलती है, इसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। और वंशानुक्रम व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करता है। अगला वातावरण। वातावरण हमारे आसपास चारों तरफ घटित होने वाली सभी प्रकार की गतिविधियां जो एक बालक को या व्यक्ति को प्रभावित करती हैं, उसके व्यवहार को प्रभावित करती हैं, उसके भाषा को, उसके विचार को, उसके व्यवहार को प्रभावित करती हैं, यही सभी मिलकर के एक शब्द में कहें तो वातावरण किसी बालक या व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। आगे हम जानेंगे तीसरा शारीरिक संरचना का प्रभाव। बालक या व्यक्ति की शारीरिक जो संरचना होती है, शारीरिक जो बनावट होता है, आकार होता है, वो भी जो है व्यक्तित्व को प्रभावित करने का कार्य करता है। अगला है चौथा मानसिक योग्यता का प्रभाव। मानसिक योग्यता का प्रभाव का अभिप्राय ये है कि एक बालक किस बुद्धि वर्ग का है, सामान्य बुद्धि वर्ग का है, मध्यम बुद्धि वर्ग का है, या पिछड़ा बालक है, या प्रतिभाशाली बालक है। उसके बुद्धि का जो स्तर होता है वो भी उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, निर्णय लेने में, परिस्थिति को समझने में प्रभावित करता है। आगे हम जानेंगे पांचवा विशिष्ट रुचि का प्रभाव। जो एक बालक या व्यक्ति की रुचियां होती हैं, जो उसके व्यवहार होते हैं, पसंद या नापसंद जो होते हैं, वो भी व्यक्तित्व को प्रभावित करने का पूरा कार्य करते हैं। आगे छठवां है सांस्कृतिक वातावरण। जो कल्चर होता है, जो संस्कृति होता है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने में इनका भी योगदान होता है। सातवां परिवार व विद्यालय का वातावरण। परिवार और विद्यालय के जो वातावरण होते हैं, परिवार में सदस्यों के बीच जो आपसी संबंध होते हैं, उनके बीच जो आपसी बातचीत, भाषा का जो आदान प्रदान होता है, साथ में विद्यालय में जो शिक्षक, छात्र, इन सभी के बीच जो आपसी बातचीत होता है, आप एक दूसरे के साथ होने वाले जो व्यवहार होते हैं, ये सभी मिलके व्यक्तित्व को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। दोस्तों इस क्लास में आपने व्यक्तित्व को जाना, व्यक्तित्व के उसके अर्थ को, शब्द को, और सभी उसकी परिभाषा और उसके वर्गीकरण और उसे प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपने समझा। आशा करते हैं आप इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे, लिख चुके होंगे, या नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि ये आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम्स की परीक्षाएं होंगी, यहाँ से आपको इतना ही में से 1 या 2 प्रश्न मिलना 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ आता है। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उन्हें इस क्लास को शेयर कीजिए। मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel